देखो कुकीज क्या होता है कि जैसे तुम कोई वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना काम कर रहा, फिर लैपटॉप बंद कर दिया, ठीक, मान लो साइट ही बंद कर दिया, और फिर जब तुम वेबसाइट जब दोबारा खोल रहा है तो तुमको लॉगिन का तो जरूरत पड़ नहीं रहा, होता है ना कभी कभी। तो वो वेबसाइट जो है वो कुकीज के फॉर्म में तुम्हारा डेटा स्टोर करता है जब तुम उसमें लॉगिन करता है, समझो। अब कुकीज तीन टाइप का होता है, मतलब तीन चीज के लिए यूज होता है। एक होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे कि तुम पहले लॉगिन किया फिर तुमको दोबारा लॉगिन करने का जरूरत फिर नहीं आता है। दूसरा होता है पर्सनलाइजेशन के लिए, जैसे कि तुम कोई सेटिंग्स सेव किया है, ठीक, जैसे कि मान लो कि अब तुम डार्क मोड कर दिया, अब वो तुम डार्क मोड किया वो उसको याद कैसे रहेगा, तो वो हुआ पर्सनलाइजेशन, कि तुम अपना जो एक टाइप से कस्टमाइजेशन बोल सकते हो। उसके बाद तीसरा चीज आता है ट्रैकिंग के लिए, कि तुम वेबसाइट पे कैसे करके बिहेव कर रहा है। जैसे कि तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता है तो देखना उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आने लगता है। जैसे कि मान लो कि तुम कुकिंग से रिलेटेड कोई वीडियो देखा तो कुकिंग पे ही मतलब पूरा एकदम आने लगेगा वीडियोस तुमको सजेशन में। तो वो होता है ट्रैकिंग के लिए तीसरा कुकी का यूज, मतलब तीसरा यूज है उसका कुकी का। अब कुकीज तीन टाइप का होता है, एक होता है टेम्पोररी कुकी, जैसे कि तुम बैंक पे पेमेंट कर रहे हो, ठीक, तो तुम तो चाहोगे नहीं कि मतलब हम मान लो कि दोबारा लॉगिन करें तो वो डेटा फिर से शो करे। मान लो कि तुम साइबर कैफे में बैठ के तुम बैंक का पेमेंट कर रहे हो तो तुम अब नहीं ना चाहोगे कि मतलब दोबारा कोई अगर लॉगिन करे तो यूज करे, मतलब तुम्हारा डेटा वहीं पर रहे। तो वो होता है टेम्पोररी कुकी, कि तुम अगर वो सर मतलब बंद कर दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो कुकी। दूसरा होता है परमानेंट कुकी, जो कि एकदम सदाबहार रहता है, जबकि मतलब तुम्हारा जब तक वो उसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तब तक वो हमेशा रहेगा, या खुद से वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, जब तक उसका वैलिडिटी खत्म ना हो जाता है तब तक वो हमेशा रहेगा। वो होता है परमानेंट कुकी। तीसरा होता है थर्ड पार्टी कुकी, मतलब ऐसा कुकी जो कि वेब मतलब डेटा जो है दूसरा वेबसाइट को भेजता है। जैसे कि एग्जांपल दें अगर, अब तुम जैसे कुकिंग का वीडियो देख रहे हो, अब मतलब तुम्हारा डेटा क्या हुआ कि हाँ इसको कुकिंग पसंद है, इसको कुकिंग से रिलेटेड ही हम मतलब कंटेंट भेजें, तो वो तुम्हारा एक टाइप का डेटा ही हुआ। तो ये हुआ मतलब तीसरा टाइप का कुकी। कुकी तीन टाइप का होता है, और कुकी जो होता है वो अनफॉर्जेबल होना चाहिए, मतलब उसको गेसेबल नहीं होना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगर कुकी गेसेबल है तो फिर तुम्हारा मतलब डेटा जो है वो मतलब कोई भी अकाउंट में लॉगिन करके कुछ भी चेंज करके वो चला जाएगा, और फिर तुम मतलब वो तुम्हारा ही लॉगिन अकाउंट शो होगा। अब जैसे इससे रिलेटेड हम लोग लैब सॉल्व करते हैं, लैब को पहले डिप्लॉय अच्छा, कर ट्राई देते हैं। हैक में तुम भी हो? हाँ, हाँ, सही है। देख रहे हो 9:23। ये हम लोग का टारगेट आईपी मिल गया, इसी आईपी के अगेंस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे। स्लो काम करेगा।
तो वर्चुअलाइजेशन बता देते हैं। देखो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जैसे तुम्हारा जो कंप्यूटर है उस पे एक मेन ओएस है। अब उस मेन ओएस में हम मतलब अपना सारा काम तो कर नहीं सकते। जैसे अब कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर हमको भेज दिया, ठीक, तो हमको पता है कि वो मलिशियस है, ठीक, तो अब उसका मेन ओएस पे हम अपना काम नहीं कर सकते, नहीं तो मेन ओएस मेरा अफेक्ट करेगा, ठीक। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कंप्लीट एक एनवायरनमेंट आइसोलेटेड बनाते हैं। आइसोलेटेड जैसे कि मतलब वो तुम्हारा मेन ओएस से डिस्कनेक्टेड हो, मतलब मेन ओएस जैसा हो एकदम, मतलब उसका सारा फीचर मेन ओएस वाला ही हो, लेकिन वो उससे डिस्कनेक्टेड हो, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। मेमोरी उसका अलग रहेगा, उसका कम्युनिकेशन चैनल अलग रहेगा, और उसका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज वो इसी के जैसा रहता है, मेन ओएस के जैसा। तो हम लोग कह सकते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स की वर्चुअल मशीन इज एन एफिशिएंट आइसोलेटेड डुप्लीकेट ऑफ द फिजिकल मशीन। फिजिकल मशीन जैसे तुम्हारा मेन ओएस, तो उसका जो है आइसोलेटेड वर्जन होता है, ठीक। तो अब इसमें एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल मशीन मॉनिटर, जिसको हम लोग हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट और मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। अब ये हाइपरवाइजर का जो होता है कुछ डिजायरेबल क्वालिटीज होता है, कुछ मतलब ये पॉपेक और गोल्डबर्ग क्राइटेरिया इसको बोलते हैं। तो ये तीन होता है। तो तीन में सबसे पहला है इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस में क्या होता है कि जो वर्चुअल मशीन का जो इंटरफेस है वो रियल मशीन के इक्वल होना चाहिए, ठीक। दूसरा होता है सेफ्टी या आइसोलेशन, कि मतलब आइसोलेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, मतलब वो जो वर्चुअल मशीन का जो मतलब कर रहा है जो भी सारा काम फंक्शन जो भी, वो मेन ओएस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, आइसोलेटेड रहना चाहिए। तीसरा होता है लो परफॉर्मेंस ओवरहेड, मतलब परफेक्टली क्लोज रहना चाहिए वर्चुअल मशीन का। जैसे कि अब कोई फीचर है, जैसे विंडोज का तुम मेन ओएस जो यूज कर रहा है उसमें जितना फीचर प्रोवाइड कर रहा है, मान लो 10 प्रोवाइड कर रहा है, तो वर्चुअल जब विंडोज 10 का जो मतलब वो वर्चुअल मशीन जब तुम डिप्लॉय कर रहे हो उसमें भी वो 10 फीचर ही प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ हो गया, कुछ पार्शियलिटी की 9 ही प्रोवाइड करेंगे ऐसा, तो उसको बोलते हैं लो परफॉर्मेंस ओवरहेड। ये तीसरा हो गया। तो ये होता है पॉपेक गोल्डबर्ग क्राइटेरिया। इसमें तीन होता है इक्विवेलेंस, सेफ्टी आइसोलेशन और लो परफॉर्मेंस ओवरहेड। अब जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक, कुछ सर डार्क वेब को ही एक्सेस कर रहे हैं, अब वो मेरा मेन ओएस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अब मेन ओएस में मान लो 10 फंक्शनैलिटी, अब वर्चुअल मशीन में 9 ही फंक्शनैलिटी है, और वो 10वां फंक्शनैलिटी जो है उस पर ही डार्क वेब ये कर रहा है, मतलब मान लो कि उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो बताओ फिर उसके बाद फायदा क्या हुआ, मतलब वर्चुअल मशीन ये करने का, फिर तो मेन ही ओएस में मेरा काम दिया। तो इसीलिए हम लोग वो वर्चुअल मशीन यूज करते हैं इसीलिए। अब देखो जैसे कि अब मेन ओएस है, मतलब अगर वर्चुअलाइजेशन हम नहीं यूज करते हैं तो ओएस का दो मोड होता है। एक होता है तुम्हारा इंटरेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, इंटरफेस, इंटरफेस सॉरी। ओएस का दो इंटरफेस होता है, एक तुम्हारे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए, एक हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक। लेकिन वर्चुअलाइजेशन जब तुम इनेबल करते हो तो ओएस का, तो देखो अब जब वर्चुअलाइजेशन इनेबल करते हो तो ये हो गया तुम्हारा हार्डवेयर। ठीक, अब उसके ऊपर रहेगा तुम्हारा वर्चुअल मशीन मॉनिटर, जो कि अभी हाइपरवाइजर जो अभी बताए वो रहेगा, ठीक। यही तुम्हारा जो है वर्चुअल मशीन पे इंटरेक्ट करता है, यही। तो हम इसमें लिख देते हैं वर्चुअल हाइपरवाइजर ही लिख देते हैं। अब ये आ गया, जैसे कि दो मशीन हम डिप्लॉय किए हैं, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट ओएस, ये आ गया मेरा सेकंड ओएस जो वर्चुअल मशीन का है। तब इसका खुद का भी एक हार्डवेयर रहेगा, लाइन से दिखा देते हैं।
अब देखो, अब ये तुम्हारा वर्चुअल मशीन का जो है उसका भी एक अपना ओएस हुआ, जैसे कि लिनक्स हुआ, इसको ओएस लिख। और तब इसमें देखो ऐप रन करता है तुम्हारा। मान लो कि तुम क्रोम खोला, जैसे हम इसमें अभी क्रोम खोले, सॉरी इसमें, जैसे इसमें अभी क्रोम खोले हैं, इसमें अभी फायरफॉक्स खोले हैं, तो ये हुआ तुम्हारा एप्लीकेशन। ये पहला एप्लीकेशन, ये दूसरा एप्लीकेशन, ये इसका पहला एप्लीकेशन, ये दूसरा एप्लीकेशन। समझ रहे हो? देखो जैसे तुम कोई ऐप खोल रहे हो, ठीक, अपने मतलब वर्चुअल मशीन में, अब वो देखो कितना लेयर से जाके आइसोलेट हुआ है। ये देखो पहले हार्डवेयर आएगा, उसके ऊपर हाइपरवाइजर आएगा, ये बेसिकली ये मैनेज करेगा तुम्हारा वर्चुअल मशीन। फिर उसके बाद ओएस का अपना एक वर्चुअल हार्डवेयर आएगा, और उसके ऊपर फिर ओएस आएगा जो कि इंटरेक्ट करेगा तुम्हारा। अब तुमको पता ही है कि ओएस जो है मतलब उसका दो मोड होता है। एक मतलब ये इंटरेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन से, एक होता है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये वही है इसका ओएस। ठीक, इतना तक आया समझ में? ठीक, तो अब वर्चुअल मशीन का मतलब जरूरत मतलब क्यों है, मतलब वाई वर्चुअल मशीन्स? एक मिनट, हाँ, तो वाई वर्चुअल मशीन्स? तो ऑपरेटिंग सिस्टम डाइवर्सिटी के लिए। जैसे अब तुम लिनक्स और विंडोज सेम हार्डवेयर पे यूज कर सकते हो, जैसे ये लिनक्स हुआ, ये विंडोज हुआ, तुम सेम हार्डवेयर पे यूज कर रहे हो, है ना? तो ये पहला पॉइंट हुआ कि क्यों मतलब वर्चुअल मशीन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट होता है सिक्योरिटी और आइसोलेशन के लिए। जैसे हम बोले मेलवेयर एनालिसिस, तो मेलवेयर एनालिसिस जब तुम कर रहे हो, जब जैसे वायरस ही तुमको कोई भेज दिया, तो तुम अब जैसे मेन ओएस पे अपना खोले, तो तुम्हारा मेन ओएस अफेक्ट कर जाएगा, तुम्हारा सारा फाइल फोल्डर सारा कुछ गया पानी में। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में खोलते हैं। जैसे मालवेयर एनालिसिस हुआ तो उसमें हम लोग को पता रहता है, लेकिन वायरस हुआ उसमें हम लोग को पता नहीं रहता कि हाँ ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक, हाँ, रैपिड प्रोविजनिंग, सो क्लाउड सर्वर कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑन डिमांड, जब तुम मतलब क्लाइंट डिमांड कर रहा है कि अब मेरे को वर्चुअल मशीन पे ही मतलब इसको वर्चुअलाइजेशन ही करना है, तब फिर तुम उसका ऑन डिमांड प्रोविजन कर सकते हो हार्डवेयर रिसोर्सेज को। चौथा हुआ हाई अवेलेबिलिटी, जिसको लोड बैलेंसिंग भी बोलते हैं। तो ये होता है कि मतलब तुम माइग्रेट कर सकते हो। माइग्रेट जैसे कि अब ये हुआ, जैसे कि हम इस पे हैं अभी, अब माइग्रेट करके हम अपना मेन ओएस पे आ गए, मेन ओएस पे, तो ऐसे करके माइग्रेट भी कर सकते हो। पांचवा हुआ इनकैप्सुलेशन। तो जैसे कि तुम जो कमांड्स रन कर रहे हो वर्चुअल मशीन में, वो तुम्हारा मेन ओएस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो जब मेन ओएस का मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज भी यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका एक अपना वर्चुअल हार्डवेयर है। ये हुआ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन का अदर टाइप भी होता है। जो हम अभी वर्चुअल मशीन तुमको बताया वो था सिस्टम वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का दूसरा टाइप होता है लैंग्वेज वर्चुअल मशीन। तो लैंग्वेज वर्चुअल मशीन बेसिकली एक एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन पे ही फोकस करता है। जैसे कि अब ये वर्चुअल मशीन है, तो इसमें हम क्रोम भी यूज कर रहे हैं, इसमें हम फायरफॉक्स भी यूज कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि हम सिंगल एप्लीकेशन को यूज करते हैं। जैसे कि हुआ तुम्हारा जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम जो हुआ, फिर माइक्रोसॉफ्ट कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, फिर जावास्क्रिप्ट भी हुआ। दूसरा होता है लाइट वेट वीएम मतलब वर्चुअल मशीन। तो ये होता है कि एप्लीकेशन को दूसरा से आइसोलेट करता है। जैसे कि अब डॉकर कंटेनर्स हुआ। डॉकर कंटेनर्स क्या हुआ कि तुम जैसे इसमें हुआ, तो इसमें
तुम डॉकर कंटेनर यूज करके वो तुम्हारा एक टाइप से क्या बोले हम उसको, एग्जांपल कैसे दे, जैसे वो आइसोलेट एक टाइप से इन्वायरमेंट रहता है, जैसे तुम्हारा वर्चुअल मशीन में ही एक और आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बन जाता है डॉकर कंटेनर, जिसमें तुम अपना सारा डेटा, सारा फाइल फोल्डर, सारा कुछ स्टोर कर सकते हो। तो वो हुआ डॉकर कंटेनर। उसका एक दूसरा मतलब होता है फ्री बीएसडी जेल, ये सब उसका दूसरा एग्जांपल्स हुआ लाइट वेट वीएम का। गेस्ट ओएस पे ये रन नहीं करता है। तीसरा जो मतलब हम लोग बोले कि वही सिस्टम वर्चुअल मशीन, तो ये 3 टाइप का हुआ। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ सिस्टम वर्चुअल मशीन, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। वो है, पहला टाइप होता है बेयर मेटल। तो बेयर मेटल का होता है कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है फिजिकल मशीन को। दूसरा टाइप इसका होता है होस्टेड, जो कि मतलब ओएस के ऊपर चलता है। जैसे ये पूरा VMware वर्कस्टेशन, ये ओएस के ऊपर चल रहा है। ओएस को ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका एक अपना वर्चुअल हार्डवेयर हो गया है। ये ओएस को इफेक्ट नहीं कर रहा, ये अपना मतलब जो फिजिकल कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर यूज नहीं कर रहा। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देखे, ये देखो, ये वर्चुअल हार्डवेयर अपना यूज कर रहा है, ये इसका ये यूज नहीं कर रहा मेन ओएस का। ठीक, तो मतलब ये क्या करता होगा ना कि मतलब एक वर्चुअल हार्डवेयर पहले बनाता होगा, पर वो सपोर्ट तो लेता होगा ना फिजिकल हार्डवेयर का। सपोर्ट लेता है, लेकिन जो कमांड्स का बात कर रहे हैं, तो कमांड अच्छा। जैसे कि हम वही तो बोल रहे हैं इसमें। देखो HSS मतलब जैसे मान लो कि हम कुछ यहाँ कमांड लिखे, कमांड टाइप किए, ये हम्म, कमांड क्या कर रहा है कि मेरा मेन हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, अच्छा। लेकिन अगर जब हम लोग होस्टेड सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि जब हम कमांड टाइप कर रहे हैं, तो वो वर्चुअल हार्डवेयर का मेमोरी, मतलब वर्चुअल हार्डवेयर को यूज कर रहा है, उसका रिसोर्सेज एक्सेस कर रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ मान लो कि ये हुआ तुम्हारा बेयर मेटल। ठीक, मान लो ये ओएस हुआ बेयर मेटल, ये हुआ होस्टेड। तो ये होस्टेड जो ओएस में मान लो हम यहाँ कमांड टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर ठीक, तो ये कमांड इसको एक्सेस कर रहा है, इसका रिसोर्सेज एक्सेस कर रहा है। लेकिन जब हम कमांड यहाँ टाइप किए, तो ये रिसोर्स इसका एक्सेस कर रहा है, मेन हार्डवेयर का। अच्छा। समझे? हम्म। वीएम को इम्प्लीमेंट करने का 3 टाइप होता है, कि इंस्ट्रक्शन होता है जो x86 हुआ, x86 असेंबली लैंग्वेज, दूसरा हुआ मेमोरी, तीसरा हुआ आईओ। तो 3 पीस सिस्टम का 3 पीस होता है। इसी से हम लोग वर्चुअल मतलब हाइपरवाइजर जो है वो सेट करते हैं। इसका इतना लंबा नाम रखने का जरूरत नहीं, इसको बस हाइपरवाइजर नाम याद रखना है, हाइपरवाइजर शॉर्ट नाम है। ठीक, हम्म। तो मेरे हिसाब से मेरा वर्चुअल मशीन जो है मतलब फिर डिप्लॉय हो गया होगा। कनेक्शन टाइम आउट क्या बता रहा है? अब देखो, जैसे कुकीज का हम ये बता रहे थे, तो देखो जैसे test.com हम किए, नहीं सॉरी, नहीं नाम यूज करते, हम रजिस्टर किए। ठीक, अब मेरा कुकी देखना जनरेट हुआ होगा। स्लो का काम कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ कुकी जनरेट हुआ होगा मेरा। लॉग इन करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट में कर, सॉरी देखो,
देखो ये हुआ मेरा कुकी, ठीक। अब इस ये देखो ये हुआ तुम्हारा ऑथेंटिकेशन कुकी जो कि बताए थे। एक मिनट इसको पूरा कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको क्या किए कि इसको पहले, अब ये किस फॉर्मेट में है ये देखो, हेक्स फॉर्मेट में है ना। देखो सारा जो कैरेक्टर्स है वो देखो A1 से लेकर मतलब वही 16 बिट में ही लाइक कर रहा है, देखो है ना। तो ये हेक्स है, तब इसको हेक्स डिकोड करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देते हैं। देखो यूजर नेम क्या आ रहा है, ये मेरा डेटा हुआ ना। अब देखो ये डेटा इसी, देखो ये इसी कुकी में स्टोर था, हम उसको डिकोड किए और ये देखो ये मेरा डेटा। तो देखो ये जब मेरा डेटा, जब हम इसको डिकोड किए तो ये मेरा यूजर नेम क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ठीक। लेकिन अब हमको इसमें क्या जरूरत है, जो इसमें मेरा सवाल है कि इसमें जरूरत क्या है हमको, सेंटा का कुकी, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंटास कुकी। तो हम इसका यूजर नेम जो है वो बदल देंगे, ठीक। ये असल में इसको जेसन फॉर्मेट बोलते हैं, ये बताना भूल गए थे हम, इसको जेसन फॉर्मेट बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो एक टाइप का फॉर्मेट होता है, इसी में, इसी फॉर्मेट में तुम्हारा डेटा सारा स्टोर होता है। जैसे कि तुम वो डोमिनोज वाला डेटा देखा होगा जो लीक हुआ था, वो देखा है ना कोई। हेलो। काम देखा होगा। हाँ नहीं मेरे यार, पास हम नहीं स्टोर देखते कर, हैं। हाँ मेरे मतलब पास हमको स्टोर करके पता है रख। लीक हो गया है। कहाँ ये, ये मेरे दोस्त का है। देखो इसी फॉर्मेट में देखो सारा डेटा रहता है, देख रहे हो। ये देखो इसका लीक्ड ईमेल है। तो ये हुआ मतलब इसी फॉर्मेट में तुम्हारा सारा डेटा स्टोर रहता है, ठीक। ये हुआ जेसन फॉर्मेट।